वेलकम टू द यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑडियो बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कवर करेंगे। आप इसे बाकी वीडियोस की तरह देख सकते हैं या फिर बिना देखे सिर्फ सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी गोइंग टू कवर लेक्चर 3 नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट 2। इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। पिछली बातचीत में हमने नेशनल इनकम के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझा था। आज फोकस करते हैं इस सवाल पर कि भाई नेशनल इनकम को आखिर मेजर कैसे करते हैं। सुना है इसके कई तरीके हैं। जी बिल्कुल। नेशनल इनकम को मापने के लिए इंटरनेशनली देखें तो 3 मेन तरीके माने जाते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैसे तो थ्योरेटिकली तीनों से जवाब सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए? अच्छा। हाँ, थ्योरेटिकली। पर ये दिखाते हैं इकोनॉमी की तस्वीर, मतलब अलग अलग एंगल से, और यूपीएससी या दूसरे एग्जाम्स के लिए इन्हें समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला वाला वैल्यू एडेड मेथड, जी, ये क्या है, कैसे काम करता है ये? वैल्यू एडेड मेथड जैसा नाम ही बता रहा है, ये इकोनॉमी में हर प्रोड्यूसर ने कितनी वैल्यू ऐड की उस पर फोकस करता है। मतलब प्रोडक्शन के हर स्टेज पर जो इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुए उनके कॉस्ट को फाइनल आउटपुट की वैल्यू से घटा देते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट कॉस्ट हटा देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उस स्टेज का कंट्रीब्यूशन पता चलता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये वो जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है ना, हाँ, डबल काउंटिंग, उससे बचाता है। मतलब कोई चीज 2 बार ना गिन ली जाए। ये डबल काउंटिंग वाकई में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कोई सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है समझने के लिए कि ये मेथड कैसे काम करता है? जरूर जरूर। मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल इकोनॉमी है। ठीक है। सिर्फ 2 ही चीजें बन रही हैं, ब्रेड और जैम। बेकरी है, वो 1000 लोव्स बनाती है, 5 रुपए पर लोफ के हिसाब से बेचती है। लेकिन उसे फ्लावर चाहिए, वो खरीदती है 2 रुपए पर लोफ पे। ठीक है। और एक जैम मेकर है, 100 जार्स बनाता है, 300 रुपए पर जार बेचता है। उसको फ्रूट चाहिए 100 पर जार का, और शुगर 50 रुपीस पर जार का। ओके, ब्रेड और जैम। हाँ। तो अब वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम। हाँ, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले बेकरी का वैल्यू एडेड निकालते हैं। रेवेन्यू कितना हुआ? 1000 लोव्स, 5 रुपए इक्वल टू 5000 रुपए। राइट। इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी फ्लावर की कॉस्ट 1000 इंटू डो इक्वल टू 2000 रुपए। तो बेकरी ने वैल्यू ऐड की इक्वल टू 5000 माइनस 2000 इक्वल टू 3000 रुपए। 3000 रुपए, ठीक है। अब जैम मेकर, रेवेन्यू कितना? 100 जार 300 रुपए इक्वल टू 30,000। इंटरमीडिएट कॉस्ट्स, फ्रूट 100 इंटू 100 10,000 और शुगर 100 इंटू 50 5,000। टोटल हो गया 15,000। 15,000। तो जैम मेकर का वैल्यू एडेड इक्वल टू 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 15,000। अच्छा, तो 3,000 प्लस 15,000। एग्जैक्टली। 3,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 18,000। इस सिंपल इकोनॉमी का नेशनल इनकम हुआ 18,000। समझ गए? तो हमने सिर्फ फाइनल गुड्स की पूरी कीमत नहीं ली, बल्कि हर स्टेज पर जो वैल्यू एडिशन हुआ उसे जोड़ा। फ्लोर 2 बार नहीं गिना गया। इससे पता चला कि असल कंट्रीब्यूशन कहां से आया। बिल्कुल सही। ये मेथड प्रोडक्शन साइड से देखता है। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, इनकम मेथड। इनकम मेथड, तो इसमें फोकस इनकम पर होगा, है ना, आय पर। हाँ जी। इनकम मेथड का प्रिंसिपल ये है कि भाई प्रोडक्शन में जो भी वैल्यू बनी वो आखिर कहीं ना कहीं तो इनकम के रूप में बढ़ गई होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इन सब की इनकम जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और हाँ मिक्स्ड इनकम जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, इन सबको जोड़ दें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाना चाहिए। अच्छा, ये दिखाता है कि वे पैसा बटा कैसे। इसका भी कोई एग्जाम्पल देखें? हाँ क्यों नहीं। मान लीजिए एक इकोनॉमी है जो सिर्फ राइस उगाती है। ठीक। फार्मर्स हैं, वो मिलर्स को बेचते हैं, मिलर्स प्रोसेस करके कंज्यूमर्स को। अब इस प्रोसेस में इनकम कहाँ कहाँ गई? वेजेस, फार्मर्स मिलर्स ने मजदूरों को दी, मान लें साल भर की 10 लाख रुपए। रेंट, फार्मर्स ने जमीन का किराया दिया, मान लें 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट, मिलर ने मशीन के लिए लोन लिया, ब्याज दिया, मान लें 1 लाख रुपए। प्रॉफिट, फार्मर्स और मिलर ने प्रॉफिट कमाया, मान लें 5 लाख रुपए। ओके। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट,
प्रॉफिट, तो इन सबको ऐड कर देंगे। जी हाँ, इनकम मेथड से नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल वेजेस प्लस टोटल रेंट प्लस टोटल इंटरेस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट। मतलब 10 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए प्लस 5 लाख रुपए इज इक्वल टू 18 लाख रुपए। अरे वाह, इसमें भी 18 लाख आया, पिछले एग्जाम्पल जैसा ही। मतलब अलग अप्रोच पर रिजल्ट थियोरेटिकली सेम। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। एग्जैक्टली। अब तीसरा और आखिरी मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, खर्च वाला तरीका। हाँ, ये देखता है कि इकोनॉमी में कुल खर्चा कितना हुआ फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर। आइडिया ये है कि जो भी बना है उसे किसी न किसी ने तो खरीदा होगा, या तो कंजम्पशन के लिए, या इन्वेस्टमेंट के लिए, या गवर्नमेंट ने, या फिर नेट एक्सपोर्ट्स के जरिए बाहर गया। तो अगर हम एक पीरियड में ये सारा फाइनल एक्सपेंडिचर जोड़ दें तो नेशनल इनकम, स्पेसिफिकली जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस मिल जाता है। इसका वो फेमस फॉर्मूला है ना, y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस XM। एस्पिरेंट्स इसे रट लेते हैं बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल फंडामेंटल इक्वेशन है। Y नेशनल इनकम, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, C प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, G गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, XM नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन मैंने देखा है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में या डिटेल्ड एनालिसिस में CIG के लिए थोड़े और टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं। वो क्या है, ये समझना भी जरूरी होगा शायद एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। एन कैटेगरीज के अंदर डिटेल्स होती हैं, चलिए देखते हैं। पहला C यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE। इसके दो हिस्से हैं, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, HFCE। ये हम आप जैसे हाउस होल्ड्स का खर्चा है, ग्रोसरीज, कपड़े, किराया, कार, सर्विसेज, सब कुछ। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, NPISHSFCE। ये NGOs, चैरिटीज वगैरह का खर्चा है जो वो हाउस होल्ड्स को फ्री या सब्सिडाइज सर्विसेज देने पे करते हैं। अच्छा, NPISH भी इसमें आता है, ओके। और I ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, हाँ GCF यानी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ये इन्वेस्टमेंट है। इसके 3 हिस्से हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF। ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है। इसमें बिजनेसेस, गवर्नमेंट का फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आता है, बिल्डिंग्स, मशीनरी, रोड्स, ब्रिजेस। हाउस होल्ड्स का नया घर खरीदना भी इसी में है। चेंजेस इन स्टॉक्स, CIS, इसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। मतलब बिजनेसेस के पास जो अनसोल्ड गुड्स, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक है, वो साल के शुरू और आखिर में कितना बदला, बढ़ा तो पॉजिटिव, घटा तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। वैल्यूएबल्स, इसमें सोना, प्रेशियस मेटल्स, आर्ट वगैरह की नेट परचेज आती है जिन्हें वेल्थ की तरह रखा जाता है। ओके, GFCF, CIS और वैल्यूएबल्स, ठीक है। और G गवर्नमेंट वाला? जी हाँ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE। इसमें सरकार का खर्चा आता है पब्लिक सर्विसेज देने पर, जैसे डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, या फिर पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी इसी में। पर ध्यान रहे, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जैसे रोड बनाना GFCF में जाता है, और ट्रांसफर पेमेंट्स, पेंशन, सब्सिडी इसमें नहीं आते। और नेट एक्सपोर्ट्स, X-M, तो स्टैंडर्ड ही है। हाँ, वो स्टैंडर्ड है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। वाओ, ये तो काफी डिटेल्ड हो गया। तो मतलब अपडेटेड फॉर्मूला हुआ GDP एट MP इज इक्वल टू PFCE, HFCE प्लस NPSISFCE प्लस GCF, GFCF प्लस CIS प्लस वैल्यूएबल्स प्लस GFCE प्लस X-M। ये समझना जरूरी है कि हेडलाइन GDP के पीछे ये सब चल रहा होता है। प्रिसाइजली, ये ब्रेकडाउन दिखाता है कि डिमांड आ कहाँ से रही है, कंजम्पशन से, इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट से या बाहर से। पॉलिसी बनाने के लिए ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। मेथड्स तो हो गए, अब एक और टर्म जो अक्सर सुनते हैं खासकर ग्रोथ की बात करते समय, पोटेंशियल GDP। ये क्या भला है? पोटेंशियल GDP, हाँ, इसे पोटेंशियल आउटपुट या फुल एम्प्लॉयमेंट GDP भी कहते हैं। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये रियल GDP का वो मैक्सिमम लेवल है जो इकोनॉमी सस्टेनेबली पैदा कर सकती है जब उसके सारे रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी पूरी तरह एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहे हों और इन्फ्लेशन स्टेबल हो। मतलब इकोनॉमी ओवरहीट न हो रही हो। मतलब ये वो लेवल है जहां इकोनॉमी को आइडियली होना चाहिए बिना महंगाई भड़काए। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं।
सोचिए, देश की सारी फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर हैं। जितने केपेबल लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिला हुआ है। थोड़ा फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा, पर साइक्लिकल नहीं। टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज हो रहा है। उस सिचुएशन का आउटपुट पोटेंशियल जीडीपी के करीब होगा। लेकिन असलियत में तो एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से ऊपर नीचे होता रहता है ना, रिसेशंस और बूम्स में। बिल्कुल बिल्कुल। इकोनॉमिक साइकिल्स के कारण एक्चुअल जीडीपी डिविएट करता है। जब रिसेशन होता है, डिमांड कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, तो एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से कम होता है। इसे कहते हैं रिसेशनरी गैप या नेगेटिव आउटपुट गैप। जब इकोनॉमी बूम में होती है, डिमांड बहुत तेज, तो एक्चुअल जीडीपी टेम्पररीली पोटेंशियल से ज्यादा भी जा सकता है, पर यह टिकाऊ नहीं होता, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसे इन्फ्लेशनरी गैप या पॉजिटिव आउटपुट गैप कहते हैं। अच्छा, और ये पोटेंशियल जीडीपी फिक्स तो नहीं रहता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टाइम के साथ बदलता है। पॉपुलेशन बढ़ी, लोग ज्यादा स्किल्ड हुए, नई टेक्नोलॉजी आई, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी पोटेंशियल जीडीपी भी बढ़ता जाता है। तो फिर पॉलिसी मेकर्स के लिए पोटेंशियल जीडीपी का एस्टिमेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये उनके लिए, खासकर सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, एक बहुत जरूरी बेंचमार्क है। पहला, पॉलिसी गाइडेंस के लिए। एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी के बीच का जो गैप है, आउटपुट गैप, उसे देखकर वो पॉलिसी बनाते हैं। नेगेटिव गैप है तो इकोनॉमी को पुश करने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी लाएंगे। पॉजिटिव गैप है तो इन्फ्लेशन रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। राइट। दूसरा, इससे इकोनॉमिक हेल्थ का पता चलता है, इकोनॉमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चल रही है या नहीं। और तीसरा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और ग्रोथ टारगेट सेट करने में मदद मिलती है। अब अगर इंडिया की बात करें तो अक्सर सुनने में आता है कि इंडिया अपनी पोटेंशियल जीडीपी से कम परफॉर्म कर रहा है। वो कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो रोक रहे हैं इंडिया को? एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है। हाँ, इंडिया के सामने चैलेंजेस तो हैं। कई फैक्टर्स हैं जो पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंचने में दिक्कत पैदा करते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स देखें तो 1. इंफ्रास्ट्रक्चर। ये शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। खराब रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, बिजली की अनरिलायबल सप्लाई, इनसे बिजनेस की कॉस्ट बढ़ती है, एफिशिएंसी घटती है। सोचिए, पावर कट के कारण फैक्ट्री बंद करनी पड़े। 2. स्किल गैप्स। हमारे पास यंग पॉपुलेशन तो बहुत है, पर क्या उनके पास जॉब्स के लिए ज़रूरी स्किल्स हैं? एजुकेशन की क्वालिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी, ये प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को रोकते हैं। 3. रेगुलेटरी हर्डल्स, मतलब कॉम्प्लेक्स रूल्स, सरकारी डिलेज, रेड टेप, पॉलिसी में बार बार बदलाव, करप्शन, ये सब बिजनेस करने को मुश्किल बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है। 4. एग्रीकल्चर सेक्टर। आज भी बहुत लोग इस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन लो प्रोडक्टिविटी, छोटी छोटी ज़मीनें, सिंचाई की कमी, मार्केट तक पहुंच ना होना, क्लाइमेट चेंज, ये सब समस्याएं हैं। रूरल इनकम पर असर पड़ता है। 5. लेबर मार्केट इश्यूज। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लेबर लॉज थोड़े इनफ्लेक्सिबल हैं, जिससे कंपनीज बड़े स्केल पर हायरिंग करने से हिचकाती हैं, खासकर फॉर्मल सेक्टर में। 6. क्रेडिट एक्सेस। छोटे और मीडियम बिजनेसेस, एसएमईज को लोन मिलने में अभी भी दिक्कत आती है। 7. इनकम इनइक्वालिटी। अगर वेल्थ कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट हो तो ओवरऑल डिमांड उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी बढ़ सकती थी। ये चैलेंजेस तो वाकई काफी बड़े हैं। इनको एड्रेस किए बिना पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंचना मुश्किल लगता है। अच्छा, अब एक टेक्निकल पॉइंट पर आते हैं, जीडीपी मेजरमेंट से जुड़ा। इंडिया ने जनवरी 2015 में जीडीपी कैलकुलेशन के लिए एक न्यू सीरीज लाई थी, बेस ईयर 2011-12 वाला। इसने पुराने 2004-5 सीरीज को बदला था। इसमें की चेंजेस क्या थे? हाँ, वो एक बड़ा बदलाव था। की चेंजेस थे, पहला तो बेस ईयर ही बदल गया, 2004-5 से 2011-12 हो गया। बेस ईयर अपडेट करना ज़रूरी होता है ताकि कैलकुलेशन करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करे। दूसरा बड़ा चेंज था फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइसेस पर शिफ्ट। पुरानी सीरीज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर फोकस करती थी। न्यू सीरीज इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस को हेडलाइन मानती हैं। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं और सब्सिडीज घट जाती हैं। तीसरा, जीवी एट बेसिक प्राइसेस का इस्तेमाल। सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन देखने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए एट बेसिक प्राइसेस का कॉन्सेप्ट आया। जीवी एट बेसिक प्राइसेस में से प्रोडक्ट टैक्सेस घटा दें और प्रोडक्ट सब्सिडीज जोड़ दें तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस मिलता है। चौथा, वाइडर डेटा कवरेज। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए MCA 21 डेटाबेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का और लोकल बॉडीज वगैरह का डेटा बेहतर तरीके से यूज करने की कोशिश की गई। और पांचवा, इंप्रूव्ड मेथडोलॉजीज, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस,
सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स SNA 2008 के ज्यादा करीब थी। मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो इंटरनेशनल कंपैरेबिलिटी बढ़ाना SNA 2008 फॉलो करके, दूसरा इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे 2004-05 के बाद उन्हें बेटर कैप्चर करना, तीसरा MCA 21 जैसे नए डेटा सोर्सेज का इस्तेमाल करके रिलायबिलिटी बढ़ाना और ओवरऑल इकोनॉमी की मोर एक्यूरेट पिक्चर देना। ये सब डेटा कलेक्शन, कंपाइलेशन कौन करता है? मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है नेशनल इनकम कैलकुलेशन के लिए इंडिया में? ट्रेडिशनली ये काम सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO का था। वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंडर आता था। GDP, GVA ये सारे एस्टिमेट्स वही निकालते थे। CSO, और मैंने NSSO का नाम भी सुना है, उसका क्या रोल था और अब क्या स्टेटस है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, वो भी MOSPI के अंडर ही था। उनका मेन काम था बड़े बड़े सैंपल सर्वेस करना, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, कंजम्पशन, हेल्थ, इन सब पर। और इन सर्वेस का डेटा नेशनल इनकम एस्टिमेशन में यूज होता था। अच्छा, तो डेटा कलेक्शन NSSO करता था? हाँ, काफी इंपॉर्टेंट डेटा NSSO से आता था। लेकिन मई 2019 में एक बड़ा चेंज हुआ। सरकार ने CSO और NSSO को मर्ज कर दिया। मर्ज कर दिया? जी हाँ, और एक सिंगल बॉडी बना दी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। कहा गया कि इससे स्टैटिस्टिकल सिस्टम स्ट्रीमलाइन होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अब टेक्निकली नेशनल इनकम अकाउंट्स कंपाइल और रिलीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी NSO की है, जो MOSPI के तहत काम करता है। ओके, तो अब NSO है मेन बॉडी। ये डेट याद रखनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ और टर्म्स हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, उन्हें भी क्विकली समझ लेते हैं। पहला है ग्रीन GDP। ग्रीन GDP? हाँ, ये बहुत रेलेवेंट है आजकल। ये ट्रेडिशनल GDP को एडजस्ट करने की कोशिश है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी की एनवायरमेंटल कॉस्ट भी शामिल हो सके। मतलब अगर GDP बढ़ाने में हमने जंगल काट दिए, नदियां गंदी कर दी, तो उसकी कॉस्ट को GDP से घटाओ, तब पता चलेगा कि सस्टेनेबल वेलफेयर कितना बढ़ा। जैसे GDP $1 ट्रिलियन है, पर एनवायरमेंटल कॉस्ट 100 बिलियन आई, तो ग्रीन GDP हुआ 900 बिलियन। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पर कैलकुलेट करना मुश्किल होता होगा। हाँ, बिल्कुल। एनवायरमेंट डैमेज को पैसों में एक्यूरेटली मापना बहुत चैलेंजिंग है। दूसरा टर्म, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक बेसिक इकोनॉमिक मॉडल है। ये दिखाता है कि पैसा, गुड्स, सर्विसेज, ये सब इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स जैसे हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस के बीच कैसे घूमते हैं। हाउस होल्ड्स बिजनेसेस को लेबर देते हैं, बदले में इनकम पाते हैं, फिर वो इनकम खर्च करते हैं गुड्स सर्विसेज खरीदने पर। बिजनेसेस को रेवेन्यू मिलता है, जिसे वो फिर लेबर वगैरह को पे करते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। इसमें गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को जोड़ दें तो मॉडल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये इकोनॉमी की इंटरकनेक्टेडनेस दिखाता है। ठीक है। और शैडो इकोनॉमी, ये तो काफी सुना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। शैडो इकोनॉमी, हाँ इसे अंडरग्राउंड इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी भी कहते हैं। हाँ। ये वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो सरकार से छुपाई जाती हैं टैक्स बचाने के लिए या रूल्स से बचने के लिए। हाँ। इसमें इलीगल काम भी आते हैं और लीगल काम भी, जिनकी इनकम डिक्लेयर नहीं की जाती। जैसे कोई बिना लाइसेंस के रेहड़ी लगा रहा है या कैश में पेमेंट लेकर इनकम नहीं दिखा रहा। हाँ। ये ऑफिशियल GDP में नहीं आता। इसलिए माना जाता है कि इंडिया जैसी इकोनॉमीज का असल साइज ऑफिशियल फिगर से काफी बड़ा हो सकता है। समझ गया। अब ये बताइए, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल में क्या फर्क है? इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। ये टाइम डायमेंशन का फर्क है। स्टॉक वेरिएबल इसे एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पर मेजर करते हैं, जैसे एक स्नैपशॉट। एग्जाम्पल, 31 मार्च को देश का नेशनल डेट कितना था या आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस था। मनी सप्लाई भी स्टॉक है। फ्लो वेरिएबल इसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। ये एक रेट दिखाता है। एग्जाम्पल, साल 2023 में इंडिया की GDP कितनी थी पूरे साल की, आपकी मंथली सैलरी, एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। अच्छा, जैसे बाथटब में पानी का लेवल स्टॉक है और नल से गिरने वाले पानी की रेट फ्लो है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेवल एट अ पॉइंट इन टाइम इज स्टॉक, रेट ओवर टाइम इज फ्लो। ग्रेट। फाइनली, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स SNA, ये क्या है? SNA यानी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ये एक इंटरनेशनल रूल बुक है, समझ लीजिए। इसे UN, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह ने मिलकर बनाया है। इसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस है कि नेशनल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, रूल्स, सब कुछ। इसका मकसद है कि अलग अलग देश जो इकोनॉमिक डेटा निकालते हैं वो कंसिस्टेंट हो,
कंपैरेबल हों, तभी हम इंडिया की जीडीपी की तुलना चाइना या यूएस से मीनिंगफुली कर पाते हैं। इंडिया भी एसएनए फ्रेमवर्क फॉलो करता है और एनएसओ इसे इम्प्लीमेंट करता है। वो जो न्यू जीडीपी सीरीज थी, वो भी एसएनए 2008 के साथ अलाइन करने का ही एक कदम था। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। जैसे हमने ग्रीन जीडीपी की बात की, जो एनवायरनमेंट को शामिल करने की कोशिश है, क्या फ्यूचर में नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सोशल फैक्टर्स जैसे वेलबीइंग, हैप्पीनेस, इनइक्वालिटी या घरों में होने वाला अनपेड वर्क, इनको भी इंटीग्रेट करने के तरीके बन सकते हैं? जीडीपी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, पर क्या ये प्रोग्रेस की पूरी कहानी बताता है? शायद नहीं। ये सोचने वाली बात है कि हम वैल्यू किसे मानते हैं और कैसे मेजर करते हैं। ये था नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट 2 का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज़, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।